बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला बहुत पुराना है। इस हवाले से माजी में भी अहम ओहदों पर बैठने वाली शख्सियात पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। साबिक DJISI का नाम लेकर उनके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बार काउंसिल्स उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस इल्ज़ाम तराशी में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम अभी भी हुकूमतों की तरफ और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की तरफ देख रहे हैं कि उनको रिलीफ कब मिलेगा। अब ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है, किसने कब किसको हुकूमत से निकाला, कैसे सियासत में मुदाखलत की गई और कैसे कुछ सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाया गया, इस सारे मामले से पाकिस्तान को बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ये बहुत बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप में अभी भी हम आइन और कानून की पासदारी के हवाले से मुख्तलिफ आरा सुनते हैं। वो हुकूमत जो आइन की सुप्रीमेसी का नारा लगाती हुई हुकूमत में आई है, आज वो इलेक्शन से भागती हुई दिखाई देती है और उनके हवाले से मुसलसल ये तासुर उभर कर सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मौजूदा सेटअप शायद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहता। जो आइन से इनहराफ करेगा वो गद्दार कहलाएगा, ये इमरान खान साहब कहते हैं। जी, वो तमाम मामलात हैं। कैसे अपने कौलो फेल के तजाद को ख़त्म करते हुए सियासतदान पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती को यकीनी बना सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को इस बहरान से, जो बुनियादी तौर पर सियासी बहरान है और जिसके नतीजे में मौशी बहरान हुकूमतों के हाथ से निकलता चला जा रहा है, उससे कैसे पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। ये वो सवालात हैं जो हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे बाद आप हमारे प्रोग्राम में। पहले तो मैं गिला करूँ कि जब से आपकी हुकूमत आई है तब से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब आपकी हुकूमत जो कर रही है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, साबिक चीफ आर्मी साहिबान, हर एक का किरदार किसी न किसी साजिश के किरदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म होने को नहीं आ रहा। क्या तरीका है? आप लोग वाकई चाहते हैं कि इन सब लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात हों? कहाँ से शुरू होनी चाहिए? कोई आप कानूनी कार्रवाई करेंगे या चाहते हैं आप एक सियासतदान के तौर पर कि होनी चाहिए कोई इन्वेस्टिगेशन इन सारे इल्ज़ामात की? देखिए, ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज हर एक पर सवाल उठ रहा है, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो फ़ौज में हो, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे मीडिया में हो, हर एक पे सवाल उठ रहे हैं। तो इन चीज़ों का बेहतरीन हल यही होता है कि ट्रुथ कमीशन बना दें और हक़ाइक़ वहाँ पर आ जाएँ। वरना हम इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, वो इल्ज़ामात हर आदमी अपने तरीके से उसको एनालाइज़ करता है और फिर वो मामला बढ़ता जाता है, फिर कोई उसके हक़ में हो जाते हैं, कोई ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं 75 साल में, इनकी कोई तारीख़ तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए कि किसने क्या किया और क्यों किया और कब किया और कैसे किया। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो मुल्क अपनी तारीख़ डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, उसमें कौन से अनासिर थे जिन्होंने इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, उन पर असरअंदाज हुए, तो वो मुल्क फिर ज़रा वो गलतियाँ रिपीट करते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ज़रा तयन कर देना चाहिए। हम सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के आदी हो गए हैं कि वो ये कर गया, मैंने ये कर दिया, तो मैंने ये कहा था, तो फलाने ने ये कहा था। इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये अब तो बड़ी कॉन्क्रीट चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी बात सामने, ये जो एक्सटेंशंस के लिए और अपने आप को इदारों के साथ चिमटे रहने के कॉन्सेप्ट पे अब हम देखते हैं कि वैलिडेट हो रही हैं चीज़ें। आपको लगता है कि तरीके कार वजह हो जाने चाहिए थे? सियासी जमातें कमज़ोर रहीं, कभी किसी चेयरमैन नैब को दे दी एक्सटेंशन, कभी किसी आर्मी चीफ को दे दी, आपकी जमात ने भी दी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन। देखिए, इस सबूत है। आपने एक्सटेंशन तो दी नहीं, मैंने नहीं दी, सारे पाकिस्तान ने दी। ये भूल जाते हैं ना, एक्सटेंशन वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म एक शख्स थे, इमरान खान, उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। उसके बाद इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया सो मोटो लेकर कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है गलत हुई है। हालांकि उसकी रवायात माजी में मौजूद थी,
और ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये पार्लियामान का है। वो एक्सटेंशन दे और आइन को और कानून को अमेंड करे, कानून को अमेंड करे। इस पर हमारी जमात में बहस हुई, हम अपोजिशन में थे। एक्सटेंशन हमारी मर्जी के बगैर भी हो जाती, हुकूमत के पास अक्सरियत थी दोनों हाउसेज में, हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी अपोजिशन की। आपने क्यों हाथ धोए फिर इस गुनाह में? नहीं, मैं गुनाह, आप गुनाह कहती हैं तो मैं शायद गुनाह ना कह पाऊँ आज। अब हमारी पार्टी में बहस हुई, वहाँ पर बहुत सी राय थी कि सपोर्ट किया जाए ना सपोर्ट किया जाए। मेरी राय उसमें ये थी और आज भी यही राय है कि आप इन मामलात में जब एक इख्तियार है वज़ीर-ए-आज़म के पास, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन कर दी है, फ़ौज की में एक्सटेंशन हो चुकी है, फ़ौज ने कबूल कर ली है, सही। अब आप फ़ौज को एम्बेरस मत करें। तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर 15 को कर दिया था उसको चलने दें, लेकिन आइन जो कानून में तरमीम मत करें। ओके। कानून में तरमीम करनी है तो उसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करें। जो तरमीम आई थी वो दुरुस्त नहीं है, उसने बेपनाह इबहाम पैदा कर दिया है। और बहरहाल ये मेरी राय थी, लेकिन पार्टी ने फैसले किया कि नहीं, वो तरमीम वैसे ही पास हो जाएगी। वो तरमीम पास हो गई, पाकिस्तान की तमाम जमातों ने उसको सपोर्ट किया दोनों हाउसेज में, और वो हो गया। अब उस तरमीम से क्या असर क्या है? तरमीम ने एक गैर मामूली अमल को मामूल का अमल बना दिया। एक्सटेंशन एक गैर मामूली अमल है, गैर मामूली हालात होने चाहिए। हमने उसको सेंटिफाई कर दिया कि 64 साल की उम्र तक आप जितनी एक्सटेंशन भी दें आप दे सकते हैं। ये हमने इख्तियार दे दिया हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म को। उससे पूरे फ़ौज के निज़ाम में एक इबहाम पैदा हो गया। वो इबहाम न फ़ौज के हक़ में है न चीफ़ के हक़ में है। और यही बात इस दफ़ा जब जनरल बाजवा की दूसरी टर्म ख़त्म हो रही थी, ये बात फिर शुरू हुई, एक और झगड़ा पड़ गया कि जनाब वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी। अब ये कौन कहेगा कि मांगी थी या नहीं मांगी थी? अब मसला ये है कि कानून में तो इख्तियार मौजूद है कि उनकी उम्र उस वक्त 62 साल थी, 2 साल वो रह सकते थे 64 साल की उम्र तक। अब ये भी इबहाम है कि 64 साल की उम्र तक रह सकते हैं या 64 साल की उम्र तक एक्सटेंशन हो सकती है। और 66 तक रह सकते हैं। जी, 67 तक। 67 आप 64 साल से एक दिन पहले एक्सटेंशन कर दें तो 3 साल मिल जाएंगे। इसलिए इस तरमीम को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी हम जिस पॉइंट पे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी पनामा का पूरा प्रोसेस था और उसके बाद जो भी इम्पैक्ट आया आपकी जमात पे और नवाज शरीफ साहब पे, वो सारा अंडर क्वेश्चन है। अब आप लोगों की लीडरशिप ये कहती है, और आप खुद भी ज़ाहिर है नून लीग के बड़े लीडर्स में से, आप कहते हैं कि हमारे पास अब सबूत भी हैं कि आसिफ सईद खोसा साहब ने क्या किया, फवाद हसन फवाद साहब भी आके कुछ बता रहे हैं, उस वक्त के रजिस्ट्रार भी कुछ बता रहे हैं। आप लोग सिर्फ जलसों में ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? एक प्रोसेस है रिव्यू का, कुछ आप इस तरह का कोई कानूनी चाराजोई की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आप चाहते हैं कि जिन्होंने गलती की है वो खुद ही कहेंगे कि हाँ हमने गलती की है, हम इसको रिव्यू करते हैं। देखिए, मुझे इस बात का इतना इल्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, रिव्यू का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और हम ये भी भूल जाते हैं अक्सर बातों में कि नवाज शरीफ साहब पर पनामा का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पनामा के केस में नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपने उनको हुकूमत से निकाला, हुकूमत तोड़ी, ताहियात नाअहल किया, वो सुओ मोटो नोटिस इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ख़ुद ट्रायल कोर्ट बन गए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, न इससे पहले या न इसके बाद है, कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट और ख़ुद बन गया एक मामले में। और आपने ये कहा और शुरू यहाँ पे ये किया। यहाँ पे आसिफ सईद खोसा साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ, एक अच्छे जज थे, लेकिन जो कुछ फैसले उन्होंने किए वो कुछ इंसान को तकवीयत नहीं देते कि उनके फैसले दुरुस्त थे या हालात के मुताबिक थे या कानून के मुताबिक थे। उन्होंने शुरू किया एक नावल के कोटेशन से कि हर बड़े दौलत के पीछे एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये यहाँ से शुरू हुए और ख़त्म किया इस बात पर कि आपने, यानी मियाँ नवाज शरीफ ने 8 साल पहले वीज़ा लेने के लिए दुबई में, जो कि एक आम बात है, आप एक डायरेक्टर बन जाते हैं कंपनी के, आपको एक लंबा लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है। कंपनी उनके बेटे की थी, वो डायरेक्टर बने कागज़ों में। ये
एक आम चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल बहुत से लोग ये तरीका, ये कानून में वहाँ पर गुंजाइश है। तो उसकी एक तनख्वाह बनती है जो कागज़ों में होती है, आपको 2000 2500 दरहम महीने की तनख्वाह मिलेगी। आपने वो तनख्वाह नहीं ली, और वो कंपनी भी ख़त्म हो गई। आप वो जो आपने तनख्वाह नहीं ली थी वो आपने डिक्लेयर, वो आपका असासा बन गई, आपने वो डिक्लेयर नहीं की, तो हम आपको नाअहल करते हैं और मुल्क की हुकूमत टूट गई, वज़ीर-ए-आज़म फारिग हो गया। फिर यहीं पे इक्तफा नहीं किया, फिर कहा नहीं आपको ताहियात नाअहल करेंगे, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप लोग एक नया केस लेके तो जा सकते हैं। आप मरियम बीबी नया केस किसके पास लेके जाएंगे? इसी अदालत के पास जाएंगे, जाहिर बात है। सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है। जब तक उसने अज खुद नोटिस लिया, अगर आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख की परवाह है तो अज खुद नोटिस लें और इस मामले को दुरुस्त करें। क्योंकि अगर आपने इंसाफ का यही पैमाना रखना है जो आसिफ सईद खोसा साहब के बेंच ने इस्टेब्लिश किया है, तो फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। आज इंसाफ का पैमाना क्या है? नून लीग ये समझती है कि आप लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई जो उस वक्त होती रही, और बाद में नहीं चले, मैं कहता हूँ मेरे साथ आपने इंसाफ कर दिया ना, फिर पैमाना यही रखें। एक दूसरा वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क का, जिसके खिलाफ आपके पास सबूत है कि उसने अमेरिका में कंपनियों का सरबराह बना, अमेरिकन शहरियों से पैसे लिए, अमेरिकन कंपनियों से पैसे लिए। कितने पैसे लिए किसी को इल्म नहीं है, कितने पैसे पाकिस्तान भेजे कोई इल्म नहीं है, कोई सब वो रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। यहाँ जो पैसे भेजे वो भी गायब हो गए, तो उसको आप कितने हज़ार बार नाअहल करेंगे ताहियात? एक शख्स को आपने पैमाना रखा कि तुमने बेटे की कंपनी से, जो कंपनी ख़त्म हो चुकी है, उस पैसे के मिलने का कोई इम्कान नहीं है, वो तुम्हारा सासा बन गई थी 10-12 हज़ार दरहम की रकम, और हम तुम्हें ताहियात नाअहल करते हैं। एक आदमी अरबों गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से लेकर खा गया, आपने उसको पूछा नहीं। अब इंसाफ आपके ख्याल में आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जो नवाज शरीफ से आपके साथ हुआ वो अनडू हो, और जाहिर है वो इतने साल जो उनके गुजर गए वो अनडू तो नहीं हो सकते, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वैसा ही इमरान खान साहब के साथ हो? जी, मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, लेकिन अगर आपने इंसाफ का पैमाना रखना है, ये मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर कोई अदालत नहीं है जहाँ आप जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि लोगों की हद तक करे, एक शख्स जो इस मुल्क का सबसे लॉन्ग टर्म सियासतदान है, कामयाब या नाकाम वो तो लोग असेस कर सकते हैं ना, लेकिन जितना लंबा अरसा सियासत में मियाँ नवाज शरीफ ने गुजारा है और कामयाबी से गुजारा है, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इतना कोई और शख्स नहीं है। अगर आप उसके बारे में इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट यहाँ से शुरू करेगा कि तुम्हारी जो दौलत है, और मियाँ नवाज शरीफ पे 9 साल एहतसाब करता रहा जनरल मुशर्रफ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो करते रहे। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, वो करती रही। फिर हुकूमत में दूसरी दफ़ा आए, उसके बाद 4 साल इमरान खान साहब ने लगा लिए, कुछ नहीं मिला। तो आप हद तक से शुरू करते हैं इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट, तो उन जजेस जो बेंच पर बैठे थे उनकी क्या सोच है? नहीं तो कानून साजी नहीं हो सकती कोई के? कानून साजी आप सुप्रीम कोर्ट में कोई लिमिट नहीं लगा सकते, आइन में तब्दील कर सकते हैं। ये सारा मामला शुरू होता है कि जज कैसे बनते हैं, उनका रवैया क्या है, उनकी सोच क्या है। आज क्या ये जजमेंट कोर्ट हो सकती है पाकिस्तान की किसी अदालत में? अगर ये होगी तो पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा, सब अंदर हो जाएंगे। एज ए प्रेसिडेंट अगर इसको लिया, एज ए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेरी तो नहीं है। एक और जो मामला है वो जर फैज़ साहब ने जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उसका बहुत अब तो ज़ाहिर है नाम लेने तक आ गए। मुझे लगता है कि कुछ सिल्वर लाइनिंग है पाकिस्तान के लिए कि पहले तो हम इशारे करते थे और नाम भी किसी के नहीं लेते थे, बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। मैं इस पर आपसे पूछूंगी, ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं जी। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की इस वक्त की सियासी सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से। शाहिद साहब, जो जब फैज़ का मामला है,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत थी, मियाँ साहब ने जब बाजवा का उस वक्त नाम वो लेके उन पर उन्होंने तनकीद की जब उनको हुकूमत से निकाला गया था। अब जब बाजवा का नाम नहीं है, वो जो गैंग ऑफ 5 अब डिफाइन हो के उभर के सामने आया है और जिसके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। पहले तो ये बताइए कि जब बाजवा कैसे निकल गए उस लिस्ट से जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम कोई था? लिस्ट नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। ये बात की जाती है, जनरल बाजवा साहब का नाम मियाँ साहब ने जलसे में ले लिया था। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे जी, उस वक्त हटे नहीं थे, एक्सटेंशन भी उनको मिल चुकी थी। मियाँ साहब ने ये कहा कि आप नाम लेकर कि आपकी जिम्मेदारी है जो कुछ 2018 के इलेक्शन में हुआ, और बाद में इस बात को कबूल किया बाजवा साहब ने कि हमने इंजीनियरिंग की, हमने हाइब्रिड गवर्नमेंट बनाई, हमने जब इमरान खान के लोग पूरे नहीं हो रहे थे एतमाद की वोट में, हमने लोग पूरे किए। ये उन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इनसे बड़ा दुख है, बड़ा गिला है, कि बड़े गलत आदमी हैं जनरल बाजवा साहब, कि इन्होंने मुझे अदम एतमाद में मेरे वोट पूरे नहीं किए, कि 3 महीने पहले तो पूरे करके दिए लेकिन 3 महीने बाद पूरे नहीं करके दिए, वो उनको गिला है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रूथ कमीशन बना देंगे तो ये सारे झगड़े नहीं होंगे। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ किया है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि जनरल फैज़ साहब ने कुछ किया है। आपको पता है वो लीगल, आप तो अब इतनी अदालतों में और माशाल्लाह से सारी ज़िंदगी सिस्टम का असर है, आपको पता है ना, वो कहते हैं ना सर्कमस्टांसेस के जो एविडेंस होता है उसकी भी एक वैल्यू होती है। ज़ाहिर है वो सूरत हाल को अगर आप कनेक्ट करें तो अंदाज़ा नहीं होता, ये नहीं होता वाकई। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आप कन्विक्शन नहीं कर सकते। एक कन्विक्शन हुई है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कन्विक्ट हुए थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर। चौधरी ज़रूरुल्लाह साहब को एक गोली लगी थी और 5 आदमी फांसी में लग गए थे। क्या ये इंसाफ है? इसलिए हमें ज़रा बड़ा मोहतात रहना चाहिए इन बातों में। इसीलिए इन कमीशंस की ज़रूरत होती है, ट्रूथ कमीशंस की। हम बात कर देते हैं, उससे बात आगे निकलती नहीं है, किसी की बेइज्जती हो जाती है, किसी पर उंगली उठ जाती है, वो अपने आप को दिफा शुरू कर देता है। आपने शहबाज से नहीं कहा कि बना दें ये कमीशन, हुकूमत की तरफ से आ जाए? ये हुकूमत नहीं बना सकती, ये कंसेंसस से बनेगा। ये मुल्क में कंसेंसस होगा, इसमें सियासतदान, फौज सब शामिल होंगे कि हाँ हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। ये इनिशिएटिव कौन ले सकता है? ये इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए। कोई ले ले इनिशिएटिव। क्योंकि जजेस कह दें, सबसे आसान है कि हमारे मुल्क में 100 मोटो पावर्स हैं, जज चीफ जस्टिस ये कह दें, अमर हो जाएंगे मुल्क की तारीख में। अगर वो होना ये चाहिए, सब वो जो उंगलियाँ उठती हैं सब बैठ जाएंगी कि जनाब मुल्क में ट्रूथ कमीशन बना दे, लोग आके अपने हकायक वहाँ बयान कर दें। ये जो सियासतदानों को यहाँ बात करनी पड़ती है, वहाँ बात करनी चाहिए, मुबहम सी बात करनी पड़ती है, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अब आपकी हुकूमत भी वैसे नैब के मुकदमे चलाती हुई दिखाई देती है, कभी किसी को नोटिस जाता है, कभी किसी को नोटिस जाता है। जैसे आप लोगों के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो रही थी, उसकी शिद्दत और उसका जो आप कह लें प्रेशर है उसमें फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन तरीक़ाकार वही है, तरीक़ा वारदात नहीं बदलता। इसकी मेरी हुकूमत तो मेरे खिलाफ ही केस चला रही है, 2 केस चल रहे हैं जिनकी ना सिर है ना पैर है, और मैं रोज़ कहता हूँ प्रोसिक्यूट करें, हमें शहादत लेकर आएँ, केस चलाएँ, केस नहीं चलते। जो आपका कराची में केस है वो इस हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार किया है नैब में? इस हुकूमत ने किसी पर हेरोइन डाली है? किसको नोटिस आया है? नोटिस तो भेजते हैं ना? नहीं, किसको आया है बता दे भाई, तफ्तीश के लिए बुलाया है, ये बात सामने आई है, ये कंप्लेंट आई है, ये सबूत है, आप आए बात करें। हम नहीं जाते थे, गिरफ्तारी के वारंट इशू हो जाते थे, यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपके गिरफ्तारी के वारंट फिर अदालतें करती थी मुअत्तल, जैसे खान साहब के वारंट रोजाना मुअत्तल हो रहे हैं? नहीं जी, मेरे तो अभी 2 हफ्ते पहले हमारे जज साहब नहीं आए थे अदालत में, मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जज साहब नहीं आए हैं, अगली तारीख पड़ गई है, मैं नहीं गया। उन्होंने नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, उनका हक है। हालांकि तरीका ये होता है, आप एक दफ़ा वार्निंग देते थे, मैं 4 साल से अदालत में जा रहा हूँ, मैंने एग्जामिशन भी नहीं मांगी हुई, तो आप वार्निंग दे देते, आप समन्स जारी कर देते, आप काबिल ज़मानत वारंट जारी कर देते, आखिरी स्टेप होता है नाकाबिल ज़मानत, उन्होंने जारी कर दी, उनका हक है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन फिर इंसाफ का निज़ाम एक होना चाहिए, पैमाना एक होना चाहिए। आप लोगों ने पैमाना वो तय कर लिया जो खान साहब के ज़माने में था, एक तासुर ये भी नहीं, वो तो इंसाफ को तो नाइंसाफ़ी का पैमाना है ना। नहीं, पर आप भी चैनल्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, रोज़ पैमरा नोटिस भेज देती है, इस बात पे नहीं बात करनी, इस बात पे नहीं बात करनी, लोगों को ऑफेयर किया जा रहा है, औरत मार्च पे लाठीचार्ज हो रहा है, ये क्या है जी? ये जमहूरियत वाली जमातें ये हल बता देता हूँ।
किसी को हक नहीं है मुझे मीडिया में मेरा नाम लेकर मेरी हद तक करे, ये दुनिया में इसकी इजाज़त नहीं है। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि मेरे मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, बिल्कुल ठीक है। मीडिया के अंदर। तो ये जब तक मीडिया अपने ऊपर ये सेल्फ सेंसरशिप इम्पोज नहीं करेगा, फिर जिस हुकूमती इदारे को मौका मिलेगा वो आपके खिलाफ ये काम करेगा। आप ये देख लें कि यहाँ पर लोगों ने, ये हुआ है अभी बाज़ी करीम में, टीवी चैनल्स में यहाँ पर बात की किसी के खिलाफ, वही एक जो यूके में उस चैनल की ब्रांच थी उसे नशर कर दी, लाखों पाउंड दिए, लाखों पाउंड के फैसले उनके खिलाफ आए हैं। तो अब जो पर यहाँ नशर करते हैं वहाँ नशर नहीं करते। नहीं तो डेफेमेशन के लॉज आप लोग दुरुस्त करवाएं ना। तो मैं कह रहा हूँ सबक हासिल हो गया ना। डेफेमेशन के लॉज की बात नहीं है, लॉज उस वक्त होता है जब आप कानून तोड़ते हैं। कानून बड़ा वाज़ेह है, एक इखलाकी कदरें भी हैं। आप किसी को बगैर उसको सबूत ये मौका दिए तुम भी सफाई पेश कर दो, आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इल्ज़ाम जब लगाएंगे तो सबूत होना चाहिए, सुनी सुनाई बात इल्ज़ाम नहीं होती। इसलिए थोड़ी हम सबको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। और ये जो औरत मार्च पे हुआ बिल्कुल गलत हुआ, मुझे नहीं पता मतलब मरियम बीबी जो है अब वो जाहिर है एक खातून है, बड़ी सियासतदान है, बड़े बड़े खातून या औरत ज़रूरी नहीं है। अगर औरत मार्च है उनका हक है, वो परमिशन लेकर मार्च कर रही है, एक मकसद है, वो कानून नहीं तोड़ रही, तो किसी को हक हासिल नहीं उनको रुकावट बने। लेकिन ये सोच क्या है अब्बासी साहब, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, जो तरीक़ेकार है स्पेशली इंसानी हुकूक के हवाले से, इंसानी हुकूक पे किसको मसला है पाकिस्तान में कि इंसानी हुकूक पे आवाज़ उठाएं, मिसिंग पर्सनस पे आवाज़ उठाएं, औरत मार्च करें? गलत बात है ना। नहीं, ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच जब हम आइन से बाहर जाते हैं तो सोच आती है। ये जब मुल्क का निज़ाम आइन से बाहर जाता है, और हमारे मुल्क का निज़ाम अक्सर आइन से बाहर जाता है। ये ब्यूरोक्रेट्स की सोच है क्योंकि वही परमानेंट है यहाँ पे। ये लंबी कहानी है। मैं फिर कहूँगा कि आप जब ट्रूथ कमीशन बनेगा तो आपको वहाँ हक़ाइक़ पता चलेंगे कि ये सोच किसकी है, कैसे आती है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि हमने आइन को एक बड़ा फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट समझ लिया है, उसको जहाँ से मोड़ लें, जहाँ कर लें, जहाँ इम्प्लीमेंट करें ना करें, एक ऑप्शनल चीज़ बना ली। मैं इसी तरफ आ रही थी कि अब आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों से मुराद ये है कि इस वक्त की जो सियासी हुकूमत यहाँ पर मौजूद है इत्तेहादी, वो ये कहती है जनाब के उसमें कुछ लोगों की मैं कोट भी कर सकती हूँ, मैं नाम नहीं लेती, वो कहते हैं कि अगर मुशर्रफ साहब थे या डिक्टेटर्स जितने भी आए उनके लिए 10-10 साल जो है इलेक्शन नहीं हुए, अदालत को मसला नहीं हुआ, अगर हम 6 महीने नहीं करवाएंगे तो अदालत को क्या मसला है? ये माज़रत से मैं कहूँगा सबको आइन पढ़ लेना चाहिए, जो ये बात करता है आइन पढ़ ले। और इलेक्शन से वाकई अगर भाग गई पीडीएम, इलेक्शन से बिल्कुल आप भाग सकते हैं, आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, ये आपकी मर्जी है। इलेक्शन होने हैं। क्या इस डर से इलेक्शन ना करवाना एक तासुर है? मैं तासुर क्योंकि ज़ाहिर पीटीआई तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन तासुर ये है कि पीटीआई क्योंकि बहुत मकबूल है, इमरान खान साहब को 3 गुना ज़्यादा वोट्स पड़ रहे हैं पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाया जाए। ये इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ना। आपके पास चॉइस नहीं है, किसी शख्स किसी जमात के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कहे जी इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आप जब इलेक्शन कराते हैं, आप आज अगर हुकूमत के अंदर हैं तो आइन की वजह से हैं, आपकी कोई ज़ाती जिम्मेदारी नहीं है या आपकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। आइन आपको ये ओहदे देता है। आइन कहता है कि इलेक्शन होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे। अब उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, बिल्कुल मत ले। फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं होंगे। लोग बात सुनी सुनाई बात है, लोग बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद क्या गई से डरते हो? बस सब कह रहे हैं इलेक्शन होने तो दें, पता चलेगा कौन मकबूल है, तो करवा लें इलेक्शन से। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मामला पे बात करनी है, हमारे साथ रहे। जी प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अब्बासी साहब, जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन फिर भी एक सेंस ऐसी प्रिवेल कर रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तारीख अनाउंस होने के बावजूद भी इंतखाबात नहीं होंगे और एक वक्त में होने चाहिए। कुछ उसमें लकूनाज हैं, सेंसस का इशू है, अदालतों में ये नहीं आर्गूमेंट लेके गई पीडीएम या कोई भी वकला की जो टीमें थी कि वाकई कोई सेंसस का मामला है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसले किए थे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। बात सिर्फ यही नज़र आती है कि खान साहब के जीतने का डर है।
अपने हारने के डर से ज़्यादा? क्योंकि आप लोग तो पहले भी ज़ाहिर है हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सियासतदान हारते रहते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं होगी। ये सोच किसी देखिए, सिस्टम की है। इलेक्शन होने चाहिए कि सवाल नहीं है, इलेक्शन होंगे। सवाल ये है कि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, नहीं हिस्सा लेना चाहते हैं। ये चाहिए नहीं, मेरे चाहने पे नहीं है इलेक्शन। इलेक्शन आइन कहता है। जब हमें ये बात समझ, जिसको ये बात समझ नहीं, वो आइन ज़रूर पढ़ ले। अगर आइन नहीं पढ़ सकता फिर असेंबलियों में बात आए, सियासत मत करें। हमारा वजूद आइन पे है। अगर आपको आइन पसंद नहीं है उसको तब्दील कर लें, आपके पास इख्तियार मौजूद है। इलेक्शन में एक आदमी जीतता है, एक हारता है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, कोई बात नहीं है। मैंने ज़िंदगी में 35 साल सियासत की है, 25 साल से ज़्यादा अपोजिशन में गुजारे हैं, तो क़यामत तो नहीं आ गई ना। यहाँ जो हुकूमतों ने की, इमरान खान अगर जीता है तो क्या कि पहले भी जो करता रहा वही करेगा ना, वो नई बात तो नहीं करेगा। इकॉनमी की सिचुएशन को भी एक लोग बहाना बनाते हैं। बहाने, देखिए बहाना नहीं बन सकता ना, बहानों से नहीं, आप बहाने नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कराना हुकूमत का इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन उसको इख्तियार देता है, साथ ही हिदायत करता है कि तमाम हुकूमती इदारे इलेक्शन कमीशन की ताबे होंगे। इलेक्शन के मामले में जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो करेंगे। तो अब क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इलेक्शंस की तैयारी भी करती हुई दिखाई देती है, लेकिन हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। आपको लगता है कि वाकई जो इकनॉमिक डिज़ास्टर है ये नहीं मैनेज कर पा रही मौजूदा हुकूमत? उसमें ज़रा आपकी जमात बड़ी स्टेक होल्डर है, लेकिन बाकी जमातें भी शामिल हैं। देखिए, इकनॉमिक डिज़ास्टर जिसे आप कहते हैं ना, ये फिर आपको उन हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या होता। आज मुश्किल हालात हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत रहती, जो उसने कर दिया था, आप हफ्तों के अंदर आप डिफ़ॉल्ट भी करते और आज इससे बहुत बुरे हालात होते। लेकिन वो हालात किसी ने देखे नहीं हैं, इसलिए वो बात ही की जा सकती है, उसकी तशख़ीस या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो लेकिन वो जो उनकी गलतियां थी वो सारी तो आप लोगों के कंधों पे आ गई। आप लोगों ने ये गलती क्यों की कि आप हुकूमत में आए? हर हुकूमत ये करती है। आप इलेक्शन के ज़रिए आए या अदम एतमाद के ज़रिए आए, आप वो जिम्मेदारी उठाते हैं। अब आप गिला नहीं कर सकते कि मैं हुकूमत में क्यों आया। आप हुकूमत में आप अपनी मर्ज़ी से आए, ज़बरदस्ती तो नहीं आए हैं ना। अब ठीक है, आपने जिम्मेदारी ली है, आपने मुल्क के मुफाद को अपना सियासी मुफाद, मुल्क के मुफाद पर कुर्बान किया, बस ठीक है। आप यही पैगाम लेकर लोगों के पास जाएंगे। क्या वाकई सिस्टम से इस्टेब्लिशमेंट का असर ख़त्म हो गया है? क्योंकि नहीं, ये कोई ऐसी बात कोई नहीं है। ये असर रहेगा, काफ़ी असर रहेगा। उसको आइन के अंदर करना है। इस्टेब्लिशमेंट का असर हमेशा मुल्क के मामलात पर, हुकूमत पर होता है। इसको आपने आइन के अंदर रखना है। ये आपकी ये ज़रूरत है मुल्क की। ये जो खराबियाँ हैं आइन से, मावराए आइन जो हम बात करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये 75 साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में। अगर ये आप तवक्को रखें कि ये 1 महीने में या 2 महीने में या एक ही हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो मुतबादल ढूंढती है, इस आइडिया में भी कहीं ना कहीं उस मुतबादल की ख्वाहिश है। बहुत आपके सीरियस कलीग्स और सीनियर कलीग्स ये समझते हैं कि रीइमेजिनिंग पाकिस्तान में एक ऑप्शन प्रेजेंट किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि हम एक ऑप्शन हो सकते हैं उस टेक्नोक्रेट या फिर तो वहीं से खात्मा हो गया ना आपका। फिर आप आइन में यकीन नहीं रखते। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान एक डायलॉग है। जो डायलॉग जो पार्लियामान में होना चाहिए था, वो आज इन फोरम्स पर होता है, जहाँ पर मुल्क के मसाइल की बात होती है, ना किसी की तारीफ होती है, ना किसी पर तनकीद होती है, जहाँ पर उन मसाइल का हल की बात की जाती है। हमने, और नॉन पार्टीजन है, हर शख्स को वहाँ इजाज़त है आके। सियासी जमातें भी आती हैं, सिविल सोसाइटी भी आती है, हर किस्म का एक्टिविस्ट भी आता है, आकर बात कर लें, इश्यूज़ पर डिस्कशन होती है। सिर्फ बात करना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन क्या सिर्फ बात करने से कोई कंट्रीब्यूशन हो जाएगी आप लोगों की? बिकॉज आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, आप लोगों का इब्तिदा बात करने से होती है। जब आप बात करेंगे, ये पार्लियामान क्या होता है, पार्लियामान बात की जाती है ना। आज ये मुल्क के मसाइल नहीं, पार्लियामान में क्यों बात नहीं हो रही? क्योंकि हमने सियासत को नफरत में बदल दिया, हमने सियासत को दुश्मनी में बदल दी। हम सब सियासतदानों ने, हमने आज हम वो सलाहियत नहीं दिखा सके, वो काबिलियत नहीं दिखा सके जो मुल्क के मसाइल को हल करने का एक वादा आवाम से कर सके। आज इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं, अपोजिशन में, सब हुकूमत कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। क्या वो मुल्क के मसाइल का हल दे सकें? क्या वो ये
डेमोन्स्ट्रेट कर सके हैं कि वो मुल्क अवाम की तकलीफ के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये मुश्किल बातें हैं। मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, मेरा ताल्लुक एक जमात से है, लेकिन जब वो फोरम अवेलेबल नहीं होगा तो फिर एक फोरम ढूंढना पड़ता है। नहीं, असेंबली तो एग्जिस्ट करती है, सेनेट एग्जिस्ट वहाँ करती कोई है, बात नहीं होती ना, वहाँ बात नहीं हो रही ना, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एक दूसरे को गाली गलोच होता है। नहीं, अब वो गाली वाले तो अपना बाहर चले गए। अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की जाती है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। ये भी पार्लियामान का हिस्सा है, लेकिन पार्लियामान से अवाम की आवाज़ भी आनी चाहिए। इस खराबी के होते हुए या थोड़ी थोड़ी इसकी दुरुस्तगी होते हुए क्या हम पाकिस्तान की मैशत को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि आम आदमी जो नहीं कर सकते। सो जब तक ये झगड़े खत्म नहीं होंगे, झगड़े की बात नहीं है। आप जब तक मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं करेंगे, जब तक अवाम के नुमाइंदे असम्बली में नहीं आएंगे, ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते, इनमें वक्त चाहिए। तो आज आपको एक डायलॉग, आप पिछले 3-4 साल से मुसलसल आइन की ये बात कर रहे हैं, उससे पहले हमेशा ही करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आपने ये बात करनी शुरू की कि ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की भी ज़रूरत है, 2016 से आपको पता है इस पर बड़ी बात हो रही, कोई कोशिश नहीं करते आपके सुप्रीम कोर्ट? अब तो हर बंदा ही चला जाता है, कोई ख़त लिखता है, रिपोर्टर जाके मशवरे देते हैं, तो आप भी एक मशवरा दे दें कि जज साहब आप ये ख़त लिख दें, पब्लिक ख़त लिख दें, अब आप री इमेजिनिंग चीफ जस्टिस साहब को लिख दें। चीफ जस्टिस साहब मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर, एक आइनी ओहदे पर फाइज हैं। क्या वो इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त कर सकें? बाकी तो काम छोड़ दें, मुझे बता देना। आप अदालतों में जाएं ना किसी दिन। मैं जाती हूँ, मेरे पे भी एक केस हुआ है, काफ़ी सालों से जा रहा है। आप तो सिविल अदालत में जाती होंगी ना? जी जी। आप जरा नायब अदालत में जाएं, 10-10, 12-12 साल से लोग अदालतों में पड़े हुए, 5-5 साल जेल काट चुके हैं, उनके केस नहीं चलते। मेरा पहला नायब का केस 9 साल चलता रहा। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे मेरी ह्यूमन राइट्स नहीं है? वहाँ पे गरीब लोग ना वो अदालत की फ़ीस दे सकते हैं, 5-5 साल जेल गुजार के आए हैं। ख़त्म करें यार, आप इंसाफ नहीं दे सकते, कह दें हम नहीं दे सकते, जाओ घर। आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आप विटनेस नहीं ला सकते, आप सबूत नहीं दे सकते, आपको लोगों की ज़िंदगी आपने तबाह कर दी है। इसका वो पूछने वाला है? चीफ जस्टिस साहब ने कभी सो मोटो नोटिस लिया इस बात का? सारी दुनिया में जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, उसके ऊपर एक ओवरसाइट का निज़ाम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्या भाई ओवरसाइट बाकी को छोड़ दे, दूसरे पर ओवरसाइट ना करें ना, अपने महकमे पर तो ओवरसाइट कर लें। सही। चीफ जस्टिस पूछे ना भाई ये अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है? कमेंट्स पास, जज पाकिस्तान में कमेंट्स देते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है जब जज कमेंट कुछ और देता है, फैसले में कुछ और लिखता है। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। आइन 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 के मुताबिक जब तक ये मुल्क नहीं चलेगा, पाकिस्तान के साथ जुड़े जितने भी मसाइल हैं उनका जवाब ऐसे ही अधूरा रहेगा, नामुकम्मल रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।